IAS ऑफिसर शिवराज सिंह वर्मा जी से। बहुत स्वागत करता हूं वर्मा जी आपका अफसरनामा में। धन्यवाद सर जी आपका। जी इसमें शिवराज जी हम कार्यक्रम जब भी आरंभ करते हैं तो एक पिछली यात्रा पर हम ज़रूर निगाह डालते हैं, और पिछली यात्रा पर हम निगाह डालते हुए अपने व्यूवर्स को, दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम टाइम मशीन में बैठते हैं और पीछे चलते हैं। तो मैं आपको भी एक काल्पनिक टाइम मशीन में बिठा रहा हूँ, हालांकि आप विज्ञान के भी विद्यार्थी रहे हैं, समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। मैं पीछे ले जा रहा हूँ, और शिवपुरी वाली अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो शिवपुरी में एक 15-16 साल या 17 साल के शिवराज जी क्या सोच रहे थे, जीवन को किस रूप में देख रहे थे और क्या स्वप्न थे उनके? जी। मैं जब हायर सेकेंडरी में पढ़ता था तब शिवपुरी में मेरा विद्यालय का नाम उस समय उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में था, और विद्यालय में चूँकि उसमें एडमिशन होना भी एक मुश्किल था। जिले का सबसे बेहतरीन स्कूल था, पर गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरी प्राइमरी और मिडिल की जो एजुकेशन है वो ग्रामीण एरिया में हुई थी। और चूँकि मेरे पिताजी भले ही गाँव में किसान थे, पर मेरा मैथमेटिक्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, और उसकी दम पर मेरा उस स्कूल में एडमिशन हो गया। उस स्कूल में पूरे ज़िले के बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ने आते थे, और स्कूल में एडमिशन होने को ही मैं मानता था कि अपने करियर में चार चांद लगने जैसी स्थिति थी। तो मैं भी मुझे सौभाग्य उस स्कूल में एडमिशन का मिला, और मैंने हायर सेकेंडरी उस स्कूल से किया था। उस समय ओल्ड हायर सेकेंडरी नाम से होता था, और वो अंतिम बैच था ओल्ड हायर सेकेंडरी का 1986। सौभाग्य से मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मेरा साइंस का अच्छा रहा था, तो मैं उसमें शिवपुरी में सेकंड टॉपर भी था ज़िले का। और मेरा ख्वाब हमेशा वैसे ये था कि मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनूं। तो उसी दृष्टिकोण से मैंने अपना मैथमेटिक्स से बीएससी किया शिवपुरी से, और चूँकि बीएससी के बाद में एमएससी की सुविधा ग्वालियर शिवपुरी में नहीं थी, मैंने साइंस कॉलेज ग्वालियर से एमएससी किया, और वहाँ से जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने मैथमेटिक्स से एमफिल भी किया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो एकदम ऐसे समीकरण बदले और मुझे अपनी राज्य प्रशासन सेवा में आने का अवसर मिला। इससे पहले मेरे कुछ साथी, कुछ रिश्तेदार, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जब मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना आप मैथमेटिक्स से यूपीएससी का ट्राई किया करें। इससे पहले कभी यूपीएससी का ख्याल नहीं आया, चूँकि अपने आप में बड़ा टफ एग्ज़ाम होता था, और ग्रामीण लोगों के लिए बड़ा सपना होता था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम भी होता है। गांव में अक्सर लोग पटवारी और शिक्षक तक सीमित हुआ करते थे। मेरे रिश्तेदार वगैरह भी, घर वाले लोग भी अक्सर यही सोचते थे कि बच्चा केवल मास्टर बन जाए या पटवारी बन जाए। तो मास्टर बनने का ख्वाब तो मैंने देखा ही था, बट हालात ऐसे बने, समीकरण ऐसे बने कि मुझे कहा गया कि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है, साइंस भी अच्छा है। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम 1993 में मैथमेटिक्स से दिया। सौभाग्य से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्रीलिम निकल गया मैथमेटिक्स से। तो उससे मेरा एक मोटिवेशनल लेवल भी बहुत हाई हुआ, और खुशी की बात यह है कि मैं गांव के उस वातावरण से, कि उस ज़िले में मुझे याद है कि एक हमारे गांव के पास के ही एक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर बने थे, उसके पहले कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं था। और 1994 का पीएससी में मैं मेरिट में आया, और मेरा मैथमेटिक्स विषय में टॉपर भी रहा। एक बड़ी दिलचस्प बात आपने 2-3 बार कही जिस पर मेरा ध्यान गया कि मैथमेटिक्स आपकी ताकत तो रहा, लेकिन ये अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाएं या राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में एक चुनौती भी बनता है, क्योंकि मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है वो मैथ्स में तो धड़ाधड़ बढ़िया नंबर लेकर आने का एक उसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में एक चुनौती बनती है। तो आपने, लेकिन उस चुनौती को आपने पार किया। तो आप इस कार्यक्रम को बहुत युवा बड़ी संख्या में देखते हैं जो अखिल भारतीय सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षाएं देते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे अगर उनके पास मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है और उसमें उनका बहुत अच्छा एक्सेलेंस लेवल है, बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन वो कैसे करें जो आपने की? मेरा ये मानना है, जो मैंने किया, कि
पहले तो हमारा एकदम हमारा अपना लेवल एक आंकना चाहिए हम्म कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम को पहले समझ के हम्म कि मैं किस स्तर पर अभी हूँ जी और मुझे गोल अचीव करने के लिए हम्म मुझे और क्या करना पड़ेगा। जी तो ये लेवल मैंने खुद चेक किया और मैंने देखा कि मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हम्म मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं हम्म और मेरे वीक पॉइंट्स ये हैं। जी 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 स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रॉन्ग बने रहे हम्म और वीक पॉइंट हमारे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हों, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता है। ये सही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं होते हैं, हम्म उसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, हम्म हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम्म गोल बना करके, स्ट्रेटेजी बना करके यदि हम तैयारी करते हैं हम्म तो मुझे लगता है सफलता सुनिश्चित है। आपने जब शिवपुरी के एक छोटे से गांव से सफ़र तय किया राजधानी का, और वो भी एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर, पहले राज्य प्रशासनिक सेवा और फिर अखिल भारतीय सेवा, उस समय जब आपके मन में ये बात आती थी कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, तो अपनी इस भावना से आपने इसको कैसे अपनी ताकत बनाया? कमजोरी को ताकत बनाना ही इंसान की फितरत में होना चाहिए। और मैं खुद ही ऐसे परिवेश से आया हूँ जी कि मेरे गांव में रास्ते तक नहीं हुआ करते थे। मैं अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर मिडिल में पढ़ने जाता था। ओहो जी। और उसमें 3 नाले हमको पार करने पड़ते थे। जी जी जी। बरसात में कई बार घंटों तक हमको वेट करना पड़ता था कि स्कूल कैसे पहुंचे या लौट के कैसे घर पे आए। पैदल चलना छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में, और किताबों के नाम पर हमारे पास में सेकंड हैंड बुक्स हुआ करती थी। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो भी गोंद से चिपका करके हम लोग स्कूल में जाते थे, और हमेशा बड़े भाई की बुक्स छोटा भाई पढ़ता था और छोटे भाई भी किसी और को उसको देता था। मेरी पूरी पढ़ाई, जहाँ तक मैंने एमएससी और एमफिल किया हुआ है जी, मेरी पूरी पढ़ाई सेकंड हैंड बुक से हुई थी। और इवन उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी मेरी आईएएस का मैंने जो एग्जाम दिया था प्रीलिम वाला, वो भी, और पीएससी का भी, ये भी मेरा सेकंड हैंड बुक से हुआ था जी। बेसिकली हमको सोचना यह है कि हमें करना क्या है। समस्याएं अनंत हैं, पर समस्याओं को फेस भी करना हमको आना चाहिए। कई चीज़ ऐसी होती है लाइफ में कि हम लोगों को अपने मन को ही, यदि हम लोग मानते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं माना। आपके पास आत्मविश्वास का ये मंत्र रहा, इसका एक कारण तो मैं बहुत साफ तौर पर समझ रहा हूँ, आपका मेधावी छात्र जीवन और पढ़ने में आपका गुणवत्ता का स्तर काफ़ी अच्छा रहना, क्योंकि आप शुरू से ही एक मेधावी विद्यार्थी रहे और शानदार प्रदर्शन आप करते रहे। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता, तो क्या आपने आत्मविश्वास के लिए, और क्या ये स्वतः मन से ही फूटा आत्मविश्वास का ये झरना, या फिर कुछ पुस्तकों से, किन्हीं महापुरुषों से, या माता पिताजी की प्रेरणाओं से, या कोई और प्रेरणा बनी? इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ये आपने बहुत ही शानदार प्रश्न किया हुआ है। बेसिकली आपको ज़िंदगी सीखने के लिए बहुत कुछ देती है जी। और मेरी लाइफ में मेरे सबसे पहले तो मेरे दादाजी हुआ करते थे। उनको लोग दिल से राजा बोलते थे। वाह। मतलब वो किसान थे, वो बहुत मेहनत करते थे, पर उनका नाम ही राजा था। बड़े दिल के, बहुत ही साफ, दिल खुश। ऐसी मेरे माता पिताजी बहुत सिंपल लोग थे, किसान थे, अनपढ़ जैसी थे। तो उनका पूरा एक आशीर्वाद जो साथ में था जी, उस आशीर्वाद की वजह से ही यहाँ पे आना संभव हुआ है। पर मेरी ज़िंदगी में इनके अलावा मेरे 2 गुरुजन हैं, और इत्तेफाक से दोनों का नाम रामजी लाल जी है। अरे वाह जी। एक रामजी लाल वर्मा जी, जिन्होंने मुझे मिडिल क्लास तक एक इतना बड़ा संबल दिया, और बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर मैं जानता हूँ ज़िंदगी में। यदि वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पर भी नहीं होता। उन्होंने मेरा जो बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, मेरा चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे मेरी हिंदी हो, चाहे अन्य जानकारियाँ हो, इतनी शुद्धता के साथ इतने ब्रिलियंट टीचर लाइफ में बहुत ही बड़े लोगों को मिलते हैं। उस समय 1983 में जब मैंने प्राइमरी किया था जी,
तब मुझे 40 तक के पहाड़े याद हुआ करते थे। और मुझे अभी भी 30-40 तक के पहाड़े मुझे अभी भी याद रहते हैं। तो ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद था, उन्होंने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग पढ़ाया। उसके बाद में दूसरा मेरा जो रामीलाल जैन साहब से मेरे गुरुजी का आशीर्वाद रहा। शिवप्री जिस स्कूल में पढ़ता था, तो इत्तेफाक से मेरा मिडिल में जिस स्कूल से मैं पढ़ता था, झिरी स्कूल जी, ब्रिलियंट होने के बावजूद मेरी परसेंट बहुत कम थी। और उसका कारण ये था कि जिस स्कूल से मैंने मिडिल किया था, उस स्कूल में 150 बच्चों ने एग्जाम दिया था जी। तो वो सभी 149 फेल हुए थे और मैं अकेले ही पास हुआ था। वाह। तो मेरी कॉपी को जाने कैसे चेक किया, मेरे नंबर बहुत कम आए। तो मेरा जो शिवपुरी में जो एडमिशन हुआ वो मेरे एक ई सेक्शन में हुआ था। बेसिकली क्या होता था कि जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका सेक्शन मैथमेटिक्स के बच्चों का सी और डी सेक्शन मिलता था जी, पर मेरा सेक्शन था ई, क्योंकि मेरा परसेंट कम था। तो अक्सर स्कूलों में जब क्लास टीचर्स और बच्चों के बीच में बातें होती थी तो लगभग ये सोचते थे कि ई तो मतलब बेकार है और एंड हो गया है, ई का मतलब एंड है। पर मेरे जो रामीलाल जैन साहब जो मेरे क्लास टीचर थे, मुझे अभी भी याद है कि वो टीचर्स को ये बोलते थे कि ई का मतलब एवरेस्ट भी तो होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। प्रणाम उनको, गुरुजन को। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। और आप उससे समझ सकते हैं कि मेरे साथ के सभी लोगों से हम लोगों को मतलब मेरे को इस सर्विस में आने का मौका मिला और उनके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। पहाड़ की बात हुई है, पहाड़े की बात हुई है, तो मुझे उस पहाड़ की अनायास ही याद आ गई जो शायद आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश का भी एक बहुत चर्चित टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर तेजी से उभरेगा और उभर रहा है। मुझे बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि प्रशासनिक मुखिया के नाते कैसे ये विचार मन में आया कि इस ज़मीन को हरा भरा करके इसको बहुत आकर्षक बना दें और लोग अब पिकनिक मनाने के लिए छुट्टियों के दिन बड़ी संख्या में आएँ, तो बड़वानी में उन्हें एक मनोरंजन और एक प्रेरित करने वाला स्थल भी मिले कि अरे वाह, ये तो पूरी हरियाली की चुनर, इसको ऐसा लगता है किसी ने उड़ा दी है। जी, बेसिकली इसकी कहानी यही थी कि एक नेचर को कुछ देना, मतलब यदि खुश रहना तो जॉय ऑफ गिविंग। हम किसी को कुछ दें, मतलब चाहे गरीब की मदद करें, चाहे पीड़ित की मदद करें, किसी की मदद करें, तो हमको आनंद मिलता है। तो वैसे ही एक प्रकृति जो हमको देती है ढेर सारी चीज, लगातार अनवरत देती है। चाहे वो पेड़ देते हो, चाहे सूर्य ऊर्जा देता हो, पेड़ तो हमको ऑक्सीजन देते भी है, छाया भी देते हैं, सब कुछ मिलता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी प्रकृति को कुछ दें। तो उसके लिए ये 4-5 साल से, मैं जब ग्वालियर में था तब भी मैं रीवा से जब लौट के आता एडीएम से 2014-15 की घटना 15 की, तो ग्वालियर में एक बहुत सुंदर कलेक्ट्रेट बना हुआ है। बस उसके टॉप एरिया में पेड़ नहीं थे और आसपास वृक्षारोपण अच्छा था। तो उस टॉप एरिया में गर्मियों में बहुत तपन होती थी और गाड़ियां भी ऊपर खड़े करके उनमें कांच वगैरह पूरे जलने लगते थे। तो आते ही सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस पहाड़ी को हरा भरा किया जावे जी। तो उसकी प्लानिंग करके बेहतरीन तरीके से उसके पत्थरों को हटा करके जेसीबी से गड्ढे वड्ढे खोद के खाद बीज की व्यवस्था करके, और एक दिन में वहाँ पे 1100 पौधे लगाए गए थे, उसमें सारे अधिकारियों को शामिल करके। तो वो वाली पहाड़ी इतनी सुंदर हो गई, उसकी ऊर्जा मुझे अभी तक यहाँ तक मिलती है। बिल्कुल, हम लोगों ने भी देखा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बहुत सुंदर हो गया वो स्थान। हाँ, तो वो मेरे को अभी तो उसकी ऊर्जा मिलती है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया बड़वानी में, तो 1 साल पहले जब मैं आया था, तो जहाँ मैं रुका था एक रेवाकुंज पहाड़ी है, उसका नाम बाद में दिया गया था रेवाकुंज। बहुत ब्यूटीफुल जगह है बड़वानी। यहाँ का सर्किट हाउस भी बहुत शानदार बना हुआ है, हिली एरिया है, पर उस पहाड़ी पर पौधे बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ पर एक टीम काम कर रही थी, उसमें हमारे एक तहसीलदार भी थे और ये सुबह ही आकर के वहाँ पर पौधारोपण करते थे। तो एक्चुअल में वो मेरे मन की बात हुई। मैं यहाँ सर्किट हाउस में रुका था, सुबह उठ करके मैं भी उनके साथ शामिल हुआ और वो कारवां बढ़ता गया। उसमें पूरा सहयोग से सभी लोग जोड़े गए और मैं भी जुड़ता गया उसमें। तो ये 1 साल पहले उस पूरी पहाड़ी को, उस पर भी कम से कम 8 से 10 हज़ार पौधे लगाए गए थे। वाह। और केवल पौधे नहीं लगाए थे, उस पहाड़ी पर पौधों को सुरक्षित करने के लिए तार फेंसिंग किया गया था, उस पर ड्रिप सिस्टम के माध्यम से, और उसको केयर करने के लिए लोग जोड़े गए थे। और उसके बाद में कुछ एरिया और बढ़ा, उसके पीछे एक पहाड़ी और थी सोनकुंज।
जी उस पर भी वृक्षारोपण किया था। और इसके बाद में एक लोनसरा की एक पहाड़ी गांव पड़ता है, एक लोनसरा, जी। वहाँ के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया कि साहब हमारी पहाड़ी पर भी आप वृक्षारोपण करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप इसमें पहले गड्ढे तैयार कर लो, मैं आऊँगा। तो उस गांव में मैं गया 2 बार, मैं करीब 6-7 हज़ार पौधे वहाँ लगाए, करीब 5-6 हेक्टेयर की पहाड़ी थी वो। सेम स्ट्रेटेजी बड़वानी में अपनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, ये शुरू से यहाँ की परंपरा रही है। ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं अन्यत्र नहीं देखी। तो लोनसरा की पहाड़ी पर भी ड्रिप सिस्टम से पौधों को पानी दिया गया। और ये दोनों पहाड़ी, पूरी पहाड़ी, मतलब एक साल में करीब 20-25 हज़ार पौधे पूरे सुरक्षित करके गांव के लोगों के सहयोग से ये दोनों पहाड़ी बहुत शानदार हो गई। आप किस तरह देखते हैं एक हमारे निमाड़ के एक ज़िले की जो महाराष्ट्र से लगता है इसकी सीमाएं, वहाँ विकास का कौन सा मॉडल आपको लगता है कि उपयुक्त हो सकता है, और किस तरह से आपने लोगों से इंटरैक्शन करके, क्योंकि वही सबसे मददगार हैं, यही वो लोग हैं जिनको हम दीनदयाल बोल सकते हैं, जिनके लिए काम करने का सुख एक प्रशासनिक अधिकारी या जनसेवक को मिलता है। तो इस पर अपना एक छोटी टिप्पणी आपकी मैं ज़रूर चाहूँगा। मुझे लगता है कि बड़वानी ज़िला काफ़ी इस मामले में बहुत फर्टाइल ज़िला है। यहाँ पे 70% पॉपुलेशन एसटी की है, आदिम जनजाति लोग हैं जी। और यहाँ का जो एरिया काफ़ी चैलेंजिंग है। यहाँ पे हिली एरिया है, सतपुड़ा की पूरी श्रेणी है, अनेक समस्याएं हैं, और जहाँ पर समस्या है वहाँ पे ही काम करने का अवसर भी है। हमने उसको देखते हुए, चूँकि बड़वानी ज़िला भारत सरकार के 112 आकांक्षी जिलों में भी शामिल है, इसमें भी काफ़ी जो शासन का मॉड्यूल है उसके लिए 5 सेक्टर उसमें थे आकांक्षी जिले में। इसमें एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा कृषि है, चौथा इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और 5वां इसमें स्किल डेवलपमेंट। इस तरह से पूरा दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी है। तो बेसिकली इसको देखा गया तो बड़वानी जिले में काफ़ी कुछ पहले से शासन ने बहुत कुछ कर भी रखा है, पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है। हम लोगों ने सब देखा यहाँ पर, तो विशेष करके शासन की कई अनेक स्कीमों के माध्यम से हमने इसको जोड़ करके देखा गया, पूरी टीम को एक्टिव किया गया, मोटिवेट किया गया, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी लगाया गया, और यहाँ का जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो मैक्सिमम काम हो सकता है, हमने 2-3 उसमें स्टेप उठाए हम लोगों ने। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये थी कि लोगों का यहाँ पे IMR MMR ज़्यादा है। यहाँ पे जो डिलीवरी होती है बच्चों की, कुपोषण की समस्या है, और इसमें हम लोग कैसे सफल हों उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। पहले तो नीचे वाला जो शासकीय अमले उसके साथ मीटिंग की गई, ट्रेनिंग कराई गई, और क्या इशू है उनको आइडेंटिफाई किया गया। सारी टीम के साथ में पूरे ज़िले के अधिकारियों को लगाया गया, और मैं खुद फील्ड में उतरा। काफ़ी चीज़ें दुरुस्त करने के बाद में हम लोगों ने देखा गया कि इसको रोकने के लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि डिलीवरी पॉइंट काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। तो आते ही हम लोगों ने 8 डिलीवरी पॉइंट हमने और बनाए, और साथ साथ में एक डिलीवरी पॉइंट तक लाने के लिए, चूँकि यहाँ पर रास्ते की एक समस्या है, मैंने ज़िले में सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कराया। करीब 350 ऐसे मजरे टोले, चूँकि यहाँ पर गांव का स्वरूप मजरे टोलों में है, एक गांव कई मजरे टोलों में बटा हुआ है, दूर लोग रहते हैं, तो वहाँ तक रास्ता भी संभव नहीं है शासन की ओर से बनाना। चूँकि हर बार शादी होती है तो बच्चे अलग से बसने लगते हैं, तो हमने बड़े बड़े जो मजरे टोले आइडेंटिफाई करके एक हमने 3-4 तरीके से उसको लिया कि ऐसे मजरे टोलों को हम सुदूर सड़क से जोड़ करके गांव में उनको जो मनरेगा के माध्यम से उसको जोड़ा जाए, तो उसमें हमारा काम चल रहा है। इसके साथ साथ ही एक हमने मिशन उम्मीद एक नाम रखा उस चीज़ का, कि गांव में से कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन से उस महिला को डिलीवरी पॉइंट तक लाएगा तो उसको आने जाने का हम 2 बार किराया उसको देंगे। और अच्छी बात है कि अभी NFHS 5 का जो सर्वे हुआ है, जो आप सब सर्वे के बारे में जानते होंगे, काफ़ी बड़ा सर्वे है, तो इसमें बड़वानी का एक बार होम डिलीवरी 50% हुआ करता था और 50% संस्थागत प्रसव होते थे। तो अभी जो सर्वे है उसमें 85% हमारा संस्थागत प्रसव हो गया, सीधा बढ़ के 35% से ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। कंक्लूड करूंगा 1-2 सवालों के साथ। एक दामाद नगर भी है आपका, जो बड़वानी ज़िला है, दामादों को बहुत रास आता है बड़वानी का वो गांव, और हमने सुना है कि उस गांव में जो भी दामाद आता है
वो वहीं का होके रह जाता है। तो कुछ इस पर भी कुछ आपने कुछ शोध करने की ज़रूरत है कि दामादों को क्यों इतना प्रिय है बड़वानी ज़िले का ये गांव। हाँ, ये एक्चुअल में आपने कहा, सुना तो मैंने भी है, पर मुझे इसकी डिटेल जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में जानकारी लेके ही आपको बता जी पाऊंगा। जी, बिल्कुल ठीक है। और आपने परिवार की बात की, कम उम्र में विवाह हो गया था, तो बच्चे अब तो मुझे लगता है कि युवावस्था की दहलीज पर कदम रख चुके होंगे, हालांकि आपकी उम्र कम है और आपको देखकर लगता नहीं है। क्या सपने उनके हैं, और जो आपकी जीवन संगिनी रही वो मुझे लगता है हाउस मेकर की जिम्मेदारी ही उन्होंने निभाई, या बाद में उन्होंने भी कुछ वर्किंग वुमन की तरफ कदम बढ़ाए? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। इसमें मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, मेरी मिसेज भी पहले से पढ़ी लिखी हैं, वो भी अपना दूसरे कुछ काम करती रहती है, लोगों को सिखाना करना सब उनकी हैबिट में भी रहा है। और मेरे बच्चे चूँकि ऑलरेडी बड़े भी हैं और वो अपने काफ़ी सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। अपने एक मेरा बच्चे ने अभी IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से उसने अभी बीटेक किया हुआ है। और काफ़ी मतलब मेरे तीनों बच्चे ही बड़े हैं, और मेरी एक बच्ची की शादी भी इस महीने है, तो फरवरी महीने में शादी भी है मेरी बच्ची की, इतनी बड़ी बच्ची है। शुभकामनाएं बहुत उसके लिए। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि बच्चे हमारे बड़े हैं, मेरी उम्र का आपको कम लगती है, मैं भी 50 से ऊपर क्रॉस करके 51 का हो गया। तो मेरा अभिप्राय आपकी उम्र पूछने का नहीं था। जी जी, चलिए, तो बेहिचक मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने ये जो पर्सनैलिटी हैं बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो अपनी संघर्ष यात्रा को ज्यों की त्यों अपने मस्तिष्क में रखते हैं और उसको किसी मेडल की तरह अपने सीने से लगा कर रखते हैं। क्योंकि संघर्ष के ये मेडल अगर हमारे सीने पर चमकते रहते हैं तो ये हमें ही नहीं रास्ता दिखाते हैं, बल्कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे कितने लोग प्रेरणा ले लेते हैं। बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, ख़ासतौर से हरियाली के प्रति जो उनका आकर्षण है ग्वालियर में और अब बड़वानी में बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं को उन्होंने जिस तरह से बाय हार्ट किया है, आपने हमने सुना कि बिना रुके अनवरत वो गिनाते चले गए, चाहे कुपोषण की लड़ाई हो या मातृ मृत्यु दर की बात हो या प्रसव दर की बात हो। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि उनकी संवेदनाएं समाज के वंचित वर्ग के साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है इसको वो बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर शिवराज सिंह जी, अफसरनामा में हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।